हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लगातार चल रही होगी। मैं नरेंद्र सर आज 12th केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बोर्ड पेपर में बार बार लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक, इन सीरीज में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसमें आपको देखना है और पढ़ना है क्या क्या क्वेश्चन हैं। ठीक, तो आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन के सीरीज में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एकक कोष्ठिकाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? क्या होती हैं? एकक कोष्ठिकाएं मुख्यतः कितनी प्रकार की होती हैं? ठीक, एक मुख्यता को हटा दीजिए। एकक कोष्ठिकाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं तथा इनका नाम दीजिए। क्या लिखना है? जो एकक कोष्ठिका आप लोगों ने पढ़ा था उनका नाम लिखना है। ठीक, तो एकक कोष्ठिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, ठीक, नंबर एक को देखिएगा, सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका। ठीक, दूसरा है सरल या आद्य एकक कोष्ठिका, दूसरा केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका। ठीक, ये एकक कोष्ठिकाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? नाम दीजिए। सरल या आद्य एकक कोष्ठिका और केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये हमारा आंसर होगा। एक नंबर क्लियर हो गया। ठीक, तो इसका आंसर आपके सामने है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फलक केंद्रित घनीय जालक के लिए संकुलन क्षमता कितनी होती है? ठीक, क्या है? फलक केंद्रित घनीय जालक के लिए संकुलन क्षमता कितनी होती है? ये आपको लर्न रखना है। फलक केंद्रित घनीय जालक के लिए संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फलक केंद्रित घनीय जालक के लिए संकुलन क्षमता 74% होती है। कितनी होती है? 74% होती है। ठीक, कितनी होती है? फलक केंद्रित घनीय जालक के लिए संकुलन क्षमता कितनी होती है? 74% होती है। ठीक, इसको लर्न कर लीजिए। केवल एक वर्ड आपको लर्न करना, 74% होती है। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। देखिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फ्रैंकल दोष युक्त क्रिस्टल जालक का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, क्यों? क्या कह रहे हैं? जो फ्रैंकल दोष युक्त क्रिस्टल जालक होते हैं उनका घनत्व अपरिवर्तित रहता, तो क्यों अपरिवर्तित रहता है उसके बारे में बताया जा रहा है। जो फ्रैंकल दोष युक्त क्रिस्टल जालक का घनत्व अपरिवर्तित रहता है क्योंकि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी या वृद्धि नहीं होती। अर्थात आयनों की कुल संख्या क्या होती है? आयनों की कुल जो संख्या होती है वो क्या होती है? ये संख्या लिखा है, कुल संख्या अपरिवर्तित रहती है। जो फ्रैंकल दोष में आयन इधर उधर जाते हैं, ठीक, तो क्या होते हैं? संख्या उनकी अपरिवर्तित रहती, जितने इधर से रिक्त हुए उतना उधर कवर किए। ठीक, तो क्या होता है? इसलिए इनका क्या होता है? वृद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी या वृद्धि नहीं होती है। ठीक, जो फ्रैंकल दोष है, क्रिस्टल जालक है फ्रैंकल दोष का, ठीक, ये वाला क्या है? जो जालक हैं
ठीक, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक, तो क्या होते हैं, प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या में क्या होता है, ना तो कमी होती है ना वृद्धि होती है, अर्थात आयनों की कुल संख्या अपरिवर्तित रहती है, इसलिए इनके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस केवल आपको इतना जानना है कि प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ना तो कमी होती है ना वृद्धि होती है, ठीक, इसलिए इनका घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इतना आप जानिएगा बस। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अध्रुवीय आणविक ठोस नरम होते हैं क्यों? जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं नरम होते हैं, क्यों नरम होते हैं? देखते हैं आंसर, क्योंकि इन ठोसों में अवयवी कणों, अणुओं या परमाणुओं, अणु हो गए, क्या होगा, अणु, क्या होगा, अणु, अणु या परमाणुओं के मध्य दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, मतलब जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, इनके जो कण होते हैं या अणु परमाणु या आयन होते हैं एक दूसरे से बंधे होते हैं, लेकिन इनमें दुर्बल बल पाया जाता है, कि मतलब जब चाहे तब ये इधर उधर मूव कर सकते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये ठोस नरम होते हैं, नरम किस्म के ये ठोस होते हैं। ओके, जो इनके बंधे होने की क्षमता होती है वो क्या होती है, दुर्बल होती है, ठीक, ये दुर्बल या लंदन बल के कारण ये बंधे होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ठोस नरम होते हैं। तो अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं, नरम होते हैं। नेक्स्ट, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ जाती है, क्यों? अब ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। अब अर्धचालक जो होते हैं उनकी विद्युत चालकता क्या होती है, ताप बढ़ाने से बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, आप लोग पहले से ही जानते हैं, ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तेजी से तो चालकता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ओके, देखते हैं कैसे, देखिएगा, अर्धचालकों में संयोजन बैंड एवं चालक बैंड के मध्य अंतराल कम होता है। क्या होता है, जो कुचालक होते हैं उनमें तो ज्यादा होता है, लेकिन जो अर्धचालक होते हैं संयोजन बैंड एवं चालक बैंड के मध्य अंतराल कम होता है, अतः कुछ इलेक्ट्रॉन ताप बढ़ने पर संयोजक बैंड को लांघ कर चालक बैंड में चले जाते हैं। क्या होते हैं, संयोजक बैंड को लांघ कर, जब ताप दिया जाता है तो संयोजक बैंड को लांघ कर चालक बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालकों की विद्युत चालकताएं क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। क्या होती हैं, विद्युत चालकताएं बढ़ जाती हैं। ताप बढ़ाने पर क्या होती हैं, अर्धचालकों की विद्युत चालकताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो ताप जब दिया जाता है तो जो संयोजक बैंड होते हैं उसको लांघ कर क्या होते हैं, चालक बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, चले जाते हैं, जिसके कारण से अर्धचालकों की विद्युत चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, आइएगा नेक्स्ट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जलीय जीव गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक सहज क्यों होते हैं? यहां सहज है, क्या है, सहज। जलीय जीव गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक सहज क्यों होते हैं, या अधिक सहज क्यों महसूस करते हैं? दोनों क्वेश्चन है कि ये, ठीक, क्यों? क्योंकि जल में जो ऑक्सीजन की विलयता है ताप में कमी से बढ़ती है। क्या होती है, जब ताप की कमी होती है तो ऑक्सीजन की विलयता उसमें बढ़ जाती है, तो जब ताप की कमी होगी तो इसका मतलब ठंडा है, तो ठंडा होने पर क्या हो जाएगा, जल में विलयता ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी, और जो जलीय जीव हैं उनको जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन उनको कहां से मिलता है, ऑक्सीजन को जल से ही तो मिलेगा, तो जब ताप कम होगा तो ऑक्सीजन की विलयता जल में बढ़ेगी। ठीक, तो जलीय जीव को ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए ठंडे पानी में, ठंडे जल में, ठीक, जलीय जीव को ज्यादा सहज होता है अपना जीवन यापन करने के लिए। ठीक, तो वही लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं, जल में ऑक्सीजन की विलयता ताप में कमी से बढ़ती है। जब ताप में कमी होती है तो ऑक्सीजन की विलयता बढ़ जाती है, अतः निम्न ताप पर अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जलीय जीव ठंडे जल में अधिक सहज होते हैं। इसलिए क्या होते हैं,
ठंडे जो जल होता है उसमें जीव ज़्यादा रहने की इच्छा रखते हैं, उसमें पाए जाते हैं। ठीक, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में जल मिलाने पर विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होता है, कोई भी विद्युत अपघट्ट है उसके जलीय विलयन में जल मिलाने पर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक, तो क्या जब हम जल मिला देंगे, कोई विद्युत अपघट्ट है, ठीक, ये विद्युत अपघट्ट है, जलीय विलयन है, और जल मिला देंगे तो विशिष्ट चालकता क्या होगी? कम हो जाएगी। क्या होगी? विशिष्ट चालकता कम हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में जल मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी होने के कारण विशिष्ट चालकता घट जाती है। क्या होती है, जब हम जल मिलाएंगे तो पुनः क्या होगा? आयनों की संख्या घट जाएगी, प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाएगी, जिसके कारण विशिष्ट चालकता क्या होगी? घट जाएगी। विशिष्ट चालकता देखिए यहाँ थोड़ा सा है, जब इसमें जल मिलाया गया, क्या मिलाया गया? जल मिलाते हैं हम थोड़ा सा, तो इसकी चालकता क्या? प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है। यहाँ कितने आयन? मान लीजिए क्या है? आयन है। क्या है? आयन है। ठीक, और जब जल मिला दिया गया, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 1 2 3 4 आयन बचे। ठीक, तो क्या हुआ? आयनों की संख्या कम हो गई। जब आयनों की संख्या यहाँ कम हो गई, आयनों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। आयनों की संख्या, आयनों की संख्या कम हो गई। ठीक, आयनों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई, जिसके कारण क्या होगा? विशिष्ट चालकता घट जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेरक की परिभाषा लिखिए। ठीक, क्या लिखना है? उत्प्रेरक की परिभाषा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो जरूरी है ही ये, आपके निजी जीवन में भी इसका प्रयोग हमेशा होता रहता है, आप लोग देखे होंगे। ठीक, उत्प्रेरक का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना, किसी की क्रिया की दर को बढ़ा देना। ठीक, जैसे क्या करते हैं हम ही लोग किसी दूसरे को क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है? उत्प्रेरक ही होता है। ठीक, अब उत्प्रेरक यहाँ केमिस्ट्री में कैसे यूज किया जाता है वो बताया जा रहा है। ठीक, क्या है उत्प्रेरक? वह बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करे? परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। मतलब ये रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उसकी दर में परिवर्तन कर देता है, लेकिन खुद अपरिवर्तित रहता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल में कोई उत्प्रेरक हम आपको बताते हैं, जैसे हाइबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण। क्या है? हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, H2 प्लस N2, H2 प्लस N2 क्या बन जाता है हमारा? क्या बनेगा? NH3। अमोनिया का निर्माण क्या बनेगा? NH3। ठीक, 2 3। ठीक, तो क्या हो जाएगा? अमोनिया का निर्माण करते हैं तो यहाँ उत्प्रेरक डाला जाता है। क्या डाला जाता है? उत्प्रेरक डाला जाता है। ठीक, तो उत्प्रेरक कौन सा होता है? जो क्रिया की दर को क्या करे? बढ़ा देता है, लेकिन खुद क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, क्रिया में कुछ परिवर्तन कर देता है और खुद वैसे ही रह जाता है जैसे पहले था। उसमें उत्प्रेरक क्या होगा? Fe होगा। क्या होगा? Fe, लोहे का चूर्ण। क्या बोलते हैं? लोहे का चूर्ण। इसे लोहे का चूर्ण। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? उत्प्रेरक। ये क्या करता है? अभिक्रिया को कराता है, अभिक्रिया को करने के लिए बताता है, प्रेरित करता है। लेकिन इसके साथ एक मैटर और होता है। क्या होता है वो? एक उत्प्रेरक वर्धक लगा होता है। क्या होता है? ये अभिक्रिया इसकी उपस्थिति में तो होगा ही, लेकिन इसके साथ एक वर्धक लग जाता है, जिसे हम बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक वर्धक। क्या बोलेंगे? यहां देखिएगा, उत्प्रेरक वर्धक। क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक वर्धक बोलते हैं। जो क्रिया की दर के
को बढ़ा देता है, क्रिया की स्पीड को बढ़ा देता है, वो क्या हमारा क्या होता है, उत्प्रेरक वर्धक होता है। वो क्या होता है यहाँ, MO मोलिब्डेनम, इसे हम उत्प्रेरक वर्धक बोलते हैं। ये क्या है हमारा, उत्प्रेरक है, क्या है, उत्प्रेरक, ठीक। और ये क्या है, उत्प्रेरक वर्धक है, मोलिब्डेनम इसका नाम है, क्या नाम है, मोलिब्डेनम। ये क्रिया की स्पीड को बढ़ाता है और ये अब क्रिया को पूर्ण होने के लिए आवश्यक है, कौन, Fe लोहे का चूर्ण, ठीक हो गया। आगे देखिए एक एग्जाम्पल और आपके सामने ले रहे हैं हम, ठीक। क्या है, जब हम वनस्पति तेल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रोजनीकरण करते हैं, तो निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग वहां किया जाता है। किस उत्प्रेरक का, निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग वहां किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठोस धातु की तुलना में धातु चूर्ण अधिक प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं, ठोस धातु की तुलना में धातु चूर्ण। अब ठोस धातु की तुलना में धातु चूर्ण अधिक प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं, क्यों, ये कह रहे हैं जैसे कोई ठोस है उसको डाल दिया जाए तो वो जल्दी कम काम करते हैं, लेकिन अगर चूर्ण डाल दिया जाए तो तेजी से कार्य करना स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहे हैं, कोई जब घर में बीमार होता है या छोटे बच्चे दवा नहीं खाते हैं, अगर उनको पीस के दवा पिलाया जाता है तो जल्दी रिलीफ करता है, या लिक्विड वाला दवा पिलाते हैं तो जल्दी फायदा करता है। लेकिन वहीं अगर आप गोली को निगल लेंगे डायरेक्ट तो क्या होगा, 10 मिनट बाद रिएक्शन स्टार्ट करेगा, 20 मिनट बाद स्टार्ट करेगा, ठीक। लेकिन अगर वो पीस कर या कूच कर कोई बच्चा खा लेता है तो उसे तुरंत फायदा होने लगता है, ठीक, क्योंकि हमारे आमाशय में जैसे जाएगा, पेट में जैसे जाएगा, उसका क्रिया शुरू हो जाएगा और असर दिखाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर ठोस लेंगे हम तब क्या होगा, जल्दी वो स्टार्ट नहीं होगा, 2-4 मिनट समय लेगा। ओके, चलिए अब इसको देखते हैं हम। क्या है, सामान्यतया ठोस उत्प्रेरकों को चूर्ण रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि उत्प्रेरक के जितने अधिक टुकड़े होंगे उतनी अधिक मुक्त संयोजकताएं बढ़ेंगी। जितना अधिक टुकड़ा होगा, ठीक, उतना ही उसकी संयोजकता बढ़ती चली जाएगी, अर्थात पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा, इसके फलस्वरूप प्रत्येक की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। अब एक जितना चूर्ण होगा उसकी संयोजकता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, ठीक, और पृष्ठ क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, जिसके कारण से कार्य क्षमता भी बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देख लीजिए इसको बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। चलिए हमारा क्या है, ब्राउनी गति के 2 अनुप्रयोग लिखिए, ठीक। नंबर 1 हो जाएगा कोलाइड के अस्थायित्व को ज्ञात करना। कोलाइड के अस्थायित्व को ज्ञात करना। कोलाइड के अस्थायित्व को ज्ञात करना, ठीक। दूसरा हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दूसरा, कोलाइड के अस्थायित्व को ज्ञात करना, ठीक। ये अस्थायित्व है, कोलाइड के अस्थायित्व को ज्ञात करना, अवोगाड्रो संख्या निकालना। अवोगाड्रो संख्या का अवोगाड्रो संख्या ज्ञात करना, ठीक, ये हो जाएगा अवोगाड्रो संख्या ज्ञात करना। ये ऐसे अवोगाड्रो संख्या ज्ञात करना, ठीक। ये ब्राउनी गति के 2 अनुप्रयोग हैं, लिख लीजिए आप लोग, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सुरमा बनने में प्रयुक्त कोलाइड क्या है, क्या है, सुरमा। ये क्या है, सुरमा, यहां लिखिएगा सुरमा, क्या लिखेंगे, सुरमा। सुरमा बनने में प्रयुक्त कोलाइड विलयन है। तो सुरमा बनने में प्रयुक्त कोलाइड विलयन क्या होता है, प्रयुक्त कोलाइड विलयन है प्रयुक्त कोलाइड विलयन का नाम है आर्जीरोल। क्या है, आर्जीरोल, ठीक। और दूसरा क्या है, प्रोटोर्जीरोल, ठीक। ये 2 कोलाइडी विलयन प्रयुक्त किए जाते हैं सुरमा को बनाने के लिए, ठीक। आर्जीरोल एंड प्रोटोर्जीरोल,
को हम कोलाइडी विलैन हैं जो सुरमा बनाने के प्रयुक्त करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, कहीं मिलता नहीं है जल्दी है। ठीक, नेक्स्ट हमारा, कुछ लोग यही नहीं जानते होंगे कि सुरमा होता क्या है। सुरमा क्या होता है, कुछ लोग यही नहीं पता सुरमा क्या किया जाता है। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट, नम फिटकरी रगड़ने से खून बहना क्यों रुक जाता है। क्या होता है, नम फिटकरी को रगड़ने से खून बहना क्यों रुक जाता है। ठीक, क्या होता है, जब फिटकरी को हम कहीं कट पिट जाता है और ब्लड निकलता है तो वहाँ फिटकरी को रगड़ने से दो फायदे होते हैं। एक तो ये एंटी फंगल है, एंटीबैक्टीरियल है। ठीक, मतलब एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को ब्लड के संपर्क में आने नहीं देता, पहला चीज। दूसरा क्या है, ये ब्लड के कोआगुलेशन की दर को बढ़ा देता है। ठीक, ब्लड के कोआगुलेशन की दर को क्या करता है, ये बढ़ा देता है, स्कंदन जमने की क्षमता को ये बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है, क्योंकि जो हमारा फिटकरी होता है, ठीक, जो फिटकरी होता है वो फाइब्रिन नामक प्रोटीन की संख्या में वृद्धि करता है। ठीक, इसलिए फाइब्रिनोजन नामक जाल, फाइब्रिनोजन नामक जो प्रोटीन हमारे ब्लड से निकलता है, ठीक, क्या निकलता है, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जो ब्लड से निकलता है, जमने के लिए सहायक होता है, वो उसकी संख्या को बढ़ा देता है। ठीक, और फाइब्रिन नामक जाल तेजी से बन जाता है, जिससे ब्लड कोआगुलेट जल्दी हो जाता है। आइए देखते हैं क्या इसमें, हल्की चोट पर नम फिटकरी रगड़ने से खून का स्पंदन हो जाता है, जिसके कारण खून बहना रुक जाता है। ठीक है, इसमें साफ साफ दिया गया है कि खून का स्पंदन रुक जाता है। रुकता क्यों है, क्योंकि जो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन ब्लड में पाए जाते हैं उसकी संख्या में वृद्धि करता है और फाइब्रिन नामक जाल बना देता है। ठीक, जाल बना देता है, जिससे ब्लड के जो पार्टिकल होते हैं वो बाहर निकल नहीं पाते हैं और स्पंदन जल्दी हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नाइट्रोजन के दो भौतिक गुण लिखिए। ठीक, नाइट्रोजन के दो भौतिक गुण लिखना है, आप आराम से लिख सकते हैं। क्या है, नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। पहला क्या है, नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। यह अविशैली तथा जल में अल्पबलीय गैस है। क्या है, जल में अल्पबलीय गैस है। ठीक, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या है, नाइट्रोजन पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक, और नाइट्रोजन जो तीसरा मान लीजिए, नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन अक्रिय गैस की भांति बिहेव करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन अक्रिय गैस की भांति क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक, क्योंकि इसका जो लास्ट को इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 और NP3 ये होता है। ठीक, लास्ट को इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है, NH2 एंड NP3 पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक, और क्या होता है, ये अक्रिय गैस की भांति बिहेव करता है। ये लिख दीजिए यहाँ, अक्रिय, एक और लिख लीजिए, अक्रिय गैस की भांति व्यवहार करता है। ठीक, ये हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2 और NP3 होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये हमारे क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन का सीरीज खत्म होता है। क्वेश्चन के सीरीज खत्म हो गए। जो चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।